Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome you all at AppSec Online Support Program. Chapter number 2, Atomic Structure. Today we have the fourth lecture of this chapter. The topics of today's lecture are discovery of positive rays, discovery of neutrons and discovery of nucleus. First of all, let's start from the positive rays, which are also known as canal rays. Let me tell you students, the positive rays or canal rays are actually the discovery of proton. Okay, in our last lecture we studied about the discovery of electrons on which are also known as a cathode rays. ठीक है, उनको कैथोड रेज भी कहा जाता था, इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता था. और अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कैथोड रेज की इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी किस में की थी? एक डिस्चार्ज ट्यूब में की थी. ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के ज़रिए हमने कैथोड रेज कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी. सेम अ साइंटिस्ट, हिज नेम वाज द गोल्डस्टेन, 1886 में जर्मन फिजिस्ट थे. उन्होंने प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी और प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए उन्होंने सेम वही डिस्चार्ज ट्यूब इस्तेमाल किया. बट डिफरेंस क्या था कि यहाँ पर उन्होंने जो कैथोड इस्तेमाल किया था उसके अंदर परफोरेशंस थी, होल्स बनाए हुए थे. जस्ट ये डिफरेंस था और इस डिफरेंस के साथ हमारे सामने पॉजिटिव रेज और यू कैन से प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हुई थी. ओके, तो अब देख सकते हैं कि हमारे पास ये सेम डिस्चार्ज ट्यूब है, सेम हमारे पास एनोड, कैथोड, यहाँ पे हाई वोल्टेज सोर्स दिया जा रहा है और हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है जिससे हमारे पास कैथोड रेज स्ट्राइक करती हैं. और कैथोड रेज की स्ट्राइकिंग के बाद हमारे पास यहाँ पे आपको जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं, जब ये हमारे पास ये जो, लेट मी शो यू अगेन, यहाँ हमारे पास जब कैथोड रेज और यू कैन से जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है तो कैथोड रेज यहाँ से जो ग्रीन कलर में आपको शो की जा रही हैं ये स्ट्राइक करती हैं गैस के मॉलिक्यूल्स पे. और जब ये गैस के मॉलिक्यूल्स पे स्ट्राइक करती हैं तो यहाँ से हमें कुछ पॉजिटिव पार्टिकल्स नज़र आते हैं जो कि मूव करते हैं टूवर्ड्स द कैथोड. क्योंकि कैथोड पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए ये जो पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं ये मूव करना शुरू कर देते हैं टूवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड. ठीक है, अब क्योंकि ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहे थे इसलिए इसको नाम दे दिया गया था पॉजिटिव रेज का. और इसके अलावा इसको कैनाल रेज भी कहा जाता है क्योंकि ये होल्स में से कैनाल्स की फॉर्म में निकलना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, अब इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए वी हैव अ वीडियो, और इस वीडियो के ज़रिए आपको बहुत अच्छे तरीके से ये फिनोमिना समझ आ जाएगा कि इसके अंदर प्रोसेस असल में होता क्या है और हमारे पास पॉजिटिव रेज असल में प्रोड्यूस कहाँ से हो रही होती हैं. ओके, constructed a special tube known as a canal ray tube. These tubes usually have two chambers, which are separated by a perforated metallic disc severed as cathode of the discharge tube. The space between anode and cathode of the discharge tube contains a small number of residual gas molecules. The anode and cathode are supplied with high voltage. The electrons emitted from the cathode collide with the residual gas molecules. These collisions knock an electron out of each gaseous atom, generating positively charged ions, which are accelerated towards the cathode, and they pass through the holes in the cathode, producing a beam of positively charged particles on the back of the cathode. As the positively charged particles pass through the holes or the canals in the cathode, they are called canal rays. W. Wien succeeded in deflecting the canal rays. He made one small circular hole in the cathode and introduced two plates behind the cathode. When a strong electric field is applied between the plates, the particles are attracted towards the negative electrode, so that these are positively charged particles. Therefore, these are often called as positive. Okay students, now come to the topic, or you can say the point, reason for the production of positive rays.
अभी आपने वीडियो में देखा, आपको डेफिनेटली समझ आ गया होगा क्या ये पॉजिटिव रेज, द क्वेश्चन इज क्या ये पॉजिटिव रेज क्या ये एनोड से प्रोड्यूस हो रही थी, कहाँ से आई ये पॉजिटिव रेज डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। ओके अभी आपने वीडियो देखा है, डेफिनेटली आपको समझ आ गया होगा कि ये पॉजिटिव रेज एनोड से प्रोड्यूस नहीं हो रही होती, बल्कि कैथोड रेज जब स्ट्राइक करती हैं गैस मॉलिक्यूल्स पे तो उसको आयनाइज कर देते हैं। ठीक है, द पॉजिटिव रेज आर प्रोड्यूस व्हेन हाई स्पीड कैथोड रेज स्ट्राइक द मॉलिक्यूल, when strike the molecule of the gas enclosed in the tube, they knock out the electron from the gas molecule. They knock out the electron from the gas molecule and positive ions are produced which start moving towards the cathode. ओके हमारे पास आयनाइज हो जाती है गैस एंड जब इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं तो वो डेफिनेटली कैथोड यू कैन से रेज या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो मूव करना शुरू कर देते हैं टूवर्ड्स द एनोड। लेकिन हमारे पास जो गैस के आयंस होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स निकलने के बाद वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बन जाते हैं, और वो जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं क्योंकि उन पर पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए ये मूव करते हैं टूवर्ड्स द कैथोड, क्योंकि कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमारे सामने प्रोडक्शन हुई थी पॉजिटिव रेज की, जिसको कैनाल रेज का नाम भी दिया जाता है क्योंकि ये उन होल्स में से या परफोरेशंस में से कैनाल की फॉर्म में निकल रही होती हैं और ग्लो करती हैं एट द बैक साइड ऑफ द कैथोड, परफोरेटेड कैथोड। ठीक है, और इसके बाद में जो ना साइंटिस्ट ने इसको नाम दे दिया प्रोटॉन का। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ द पॉजिटिव रेज, दे आर द फ्यू प्रॉपर्टीज। द रेज आर ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ओके जिस तरह आपने अभी वीडियो में देखा, these rays are travel in the straight line. Their deflection is towards the cathode showing that they are a positively charged particle. कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है और ये क्योंकि अट्रैक्ट हो रही होती हैं towards the cathode, that's why they are actually the positive charged particles. They are deflected by an electric field towards the negative plate. ओके क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। चार्ज ओवर मास रेशियो ऑफ द पॉजिटिव पार्टिकल इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के और प्रोटॉन के चार्ज ओवर मास रेशियो में डिफरेंस होता है एंड चार्ज ओवर मास रेशियो डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस यूज इन द ट्यूब। हमारे पास जो गैस होगी डेफिनेटली उसका पॉजिटिव पार्टिकल, और यू कैन से जब गैस आयनाइज हो जाएगी उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे तो पीछे जो हमारे पास प्रोटॉन रह जाएंगे, तो कुछ गैसेस के प्रोटॉन का मास ज़्यादा होगा, कुछ का कम होगा, तो डेफिनेटली हमारे पास जो गैस होगी उसका चार्ज ओवर मास रेशो उसी का होगा। तो हमारे पास जो गैस होगी उसका चार्ज मास रेशो दूसरे की गैस की चार्ज ओवर मास रेशो से डिफरेंट होगा। द मास ऑफ अ प्रोटॉन इज 1836 टाइम मोर देन दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। दे प्रोड्यूस द फ्लैशेज ऑन द जिंक सल्फाइड प्लेट। हम ये फिनोमिना देख सकते हैं ऑन द जिंक सल्फाइड प्लेट पे। एंड these rays are produced from the ionization of the gas, जो भी मैंने आपको लास्ट स्लाइड में रीज़न बताया था फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द पॉजिटिव रेज। These rays called proton, a name suggested by Rutherford. Okay students, होपफुली आपको समझ आ गया होगा किस तरह से हमारे पास उसी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर पॉजिटिव रेज डिस्कवर हुई जिसमें हमारे पास कैथोड रेज डिस्कवर हुई। और इन ईजी टर्म में मैं इस तरह से कह सकती हूँ कि उसी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई, तो कुछ ही अरसे बाद एक और साइंटिस्ट ने उसी डिस्चार्ज ट्यूब के ज़रिए प्रोटॉन की डिस्कवरी की। Now come to the discovery of neutron. Students, proton and electrons were completely determined till 1895. It is very strange to know that up to 1932 it was thought that an atom was composed of only electrons and protons. ठीक है, क्योंकि कंसिडर ये किया जा रहा था कि एटम हमारे पास एक न्यूट्रल पार्टिकल है। जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर हो गए, उसके बाद कुछ अर्से बाद प्रोटॉन डिस्कवर हो गए, तो कंसिडर यही किया जा रहा था कि हमारे पास एटम के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ही होते हैं। बट ऐसा नहीं था। जब कुछ अरसे बाद कुछ साइंटिस्ट ने जब मास देखा तो कंसिडर होना तो ये चाहिए था कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास एटम के मास के इक्वल होता, बट ऐसा नहीं था। एटम का मास इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के मास को सम करने के बाद बावजूद एटम का मास उससे ज़्यादा था। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि 1895 से लेकर अप टू 1932 किसी को पता ही नहीं था कि एटम के अंदर न्यूट्रॉन या यू कैन से कि एक और डिफरेंट पार्टिकल भी एटम के अंदर प्रेजेंट है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चैडविक, डिस्कवर न्यूट्रॉन इन 1932 एंड वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज। ओके, अब इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि अ स्ट्रीम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स प्रोड्यूस फ्रॉम अ पोलोनियम सोर्स।
आई एम श्योर आपने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा कि हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जिनमें कंटिन्यूसली अल्फ़ा रेज, बीटा रेज और गैमा रेज निकल रही होती हैं। तो पोलोनियम हमारे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसमें से अल्फ़ा रेज निकल रही थी, जिनको टारगेट किया गया एक एलिमेंट है जिसका नाम है बेरिलियम, उसके ऊपर टारगेट किया। और टारगेट का मतलब ये उसके ऊपर स्ट्राइकिंग करवाई गई अल्फ़ा रेज की। ठीक है, इट वॉज नोटिस दैट सम पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस वर प्रोड्यूस्ड, कुछ रेडिएशंस हमारे पास प्रोड्यूस हो रही थी। चैडविक पुट फॉरवर्ड द सजेशन दैट दीज पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस वर ड्यू टू द मटीरियल पार्टिकल्स विच कैरिंग द नो चार्ज। चार्ज डिटेक्टर ने वहाँ पे ना हमें पॉजिटिव शो किया ना नेगेटिव शो किया, क्योंकि चार्ज डिटेक्टर ने हमें वहाँ पे न्यूट्रल शो किया। इसलिए ये जो चार्ज पार्टिकल्स यू कैन से कि जो पार्टिकल्स जो हमें इमिट होते हुए नज़र आ रहे थे, जो कि चार्ज पार्टिकल नहीं थे, न्यूट्रल थे, इस वजह से इसका नाम न्यूट्रॉन रख दिया गया। ओके और आप देख सकते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट हमारे सामने हुआ था वो किस तरह से है कि हमारे पास ये बेरिलियम का टारगेट था, इसके ऊपर हमने अल्फ़ा रेज का स्ट्राइक करवाया। हीलियम इज़ ऑल्सो नोन एज अल्फ़ा रेज। अल्फ़ा रेज का स्ट्राइक करवाया बेरिलियम पे, तो हमारे पास बेरिलियम कन्वर्ट हो गया इन कार्बन के अंदर, और हमारे पास जो रेज हमें इमिट होती हुई नज़र आ रही थी उस चार्ज डिटेक्टर पे, क्योंकि कोई चार्ज डिटेक्टर की निडल की मूवमेंट से हमें नहीं पता चला कि ये चार्ज पार्टिकल हो सकता है, इस वजह से इसको बाद में न्यूट्रॉन का नाम दे दिया, बिकॉज दे वर द न्यूट्रल। ओके, अब आप इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं इस वीडियो के ज़रिए कि किस तरह से चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की। Discovery of neutrons. According to Rutherford, the nucleus of an atom contained only protons, and these protons decided the mass of an atom. But we know that hydrogen has one proton in its nucleus, whereas helium has two protons. If the protons were the only particles in the nucleus, then a helium nucleus would have two protons and therefore only twice the mass of hydrogen. However, it actually has 4 times the mass of hydrogen. This suggests that there is some other type of neutral particle present inside the nucleus along with the protons. This mystery was put to rest when James Chadwick discovered neutrons in 1932. Let us now understand the experiment performed by Chadwick with the help of a flowchart. He placed a source of polonium in an evacuated chamber. In front of the polonium source, a thin foil of beryllium was placed. The alpha rays were made to hit the foil of beryllium. The beryllium foil emitted the mysterious neutral rays. Chadwick placed a target in the path of these rays. These rays knocked out atoms from the target. These atoms, which had become charged as a result of collisions, were made to enter a chamber filled with gas. These charged particles ionized the gas, and the ions drifted towards an electrode, constituting a current. By measuring the current, he estimated the speed of the ejected atoms and came to the conclusion that the mysterious rays contain particles having mass almost equal to that of the protons. Chadwick identified these uncharged particles as neutrons. ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारे सामने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, और चैडविक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की, और हमारे पास जो न्यूट्रल पार्टिकल जो इमिट होते हुए हमें नज़र आ रहे थे बेरिलियम से, उसको न्यूट्रॉन का नाम दिया गया। ओके, नाउ कम टू द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द न्यूट्रॉन्स। हमारे पास न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज़, neutrons, you can say that the free neutrons decay into proton with the emission of electron and neutrino. You may see in students in the second point, अगर न्यूट्रॉन का डीके होता है हमारे पास हमें मिलता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, और ये हमारे पास एक और सब एटॉमिक पार्टिकल है विच इज़ नोन एज न्यूट्रिनो। तो सो बाय द डीके ऑफ द फ्री न्यूट्रॉन वी ऑब्टेन द proton, electron and neutrino. They cannot ionize the gas because they are not the charged particle. Okay, they are highly penetrating particles. When neutrons travel with the energy 1.2 mega electrovolt or more, they are called the fast neutrons, and when have the energy below 1 electrovolt, they are known as the slow neutrons. तो फास्ट हमारे पास उसकी वैल्यू होती है 1.2 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, एंड जो स्लो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनकी वैल्यू होती है 1 इलेक्ट्रोवोल्ट।
they are not deflected in electric field because they are not the charged particle, they are actually the neutral. Okay, they can knock out the high speed protons from paraffin, water, paper, cellulose. ये इनमें से हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स को ये इमिट कर सकते हैं. ओके, स्लो न्यूट्रॉन्स आर मोर इफेक्टिव देन फास्ट वंस फॉर द फिशन पर्पस. जो स्लो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको हम फिशन पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. फिशन पर्पस में हमारे पास क्या होता है, एक चेन रिएक्शंस होता है जिसके ज़रिए हम लोग एटम की ब्रेकिंग करते हैं. ठीक है, और एटम ब्रेक हो जाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के अंदर. तो उसके लिए हम लोग स्लो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं बिकॉज स्लो न्यूट्रॉन्स आर ईजली पेनिट्रेट कर जाता है और इसके अलावा इट इज़ ईजी टू हैंडल. व्हेन न्यूट्रॉन्स आर यूज्ड एज अ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल मीन वी यूज़ फॉर द स्ट्राइकिंग. किसी भी एलिमेंट को किसी भी चीज़ पे स्ट्राइक करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एज अ प्रोजेक्टाइल. सो दे कैन कैरी आउट द न्यूक्लियर रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग न्यूट्रॉन का स्ट्राइक करवाएं नाइट्रोजन के ऊपर तो हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल्स निकलते हैं. हीलियम इज़ ऑल्सो नोन एज अल्फ़ा पार्टिकल्स. और हमारे पास नाइट्रोजन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है बोरॉन के अंदर. ओके, व्हेन स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स हिट द कॉपर मेटल देन बीटा रेडिएशंस आर एमिटेड, दैट इज़ द बीटा रेडिएशंस. आप देखिए हमारे पास कॉपर 65 जिसके ऊपर न्यूट्रॉन ने स्ट्राइक करवाया तो कॉपर 65 जो आइसोटोप है वो कन्वर्ट हो गया कॉपर 66 आइसोटोप पे. ठीक है, विच इज़ अ अनस्टेबल कंपाउंड. और थोड़ी देर बाद यही कॉपर 66 जो है वो कन्वर्ट हो गया इनटू द जिंक मेटल. और आप देख सकते हैं कि हमारे पास एटॉमिक मास है वो 66 ही है, लेकिन हमारे पास कॉपर का जो यहाँ पर आपके पास एटॉमिक नंबर दैट इज़ अ 29 कन्वर्ट हो गया इनटू द 30, जिंक 30 में कन्वर्ट हो गया और हमारे पास बीटा रेडिएशंस इमिट हुई. So we can say that the one slow moving neutrons hit the copper metal, then beta radiations are emitted. इसके अलावा students, because of their intense biological effect, the neutrons can be used for the treatment of the cancer. Okay, or atomic mass, if we talk about the atomic mass of the neutron, that is the 1.6 exponent minus 27 kilogram. So इस तरह से students हमारे पास प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई and these are the properties of neutrons. Okay, now come to the डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस बाय द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट. स्टूडेंट्स, हमारे पास इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया, प्रोटॉन डिस्कवर हो गया और फिर कुछ अर्से बाद न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई. लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं था कि ये एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे पास एटम में किस जगह पर मौजूद होते हैं. ठीक है, इसके लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम रदरफोर्ड था. उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए न्यूक्लियस की प्रेजेंस कह सकते हैं या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की प्रेजेंस या पोजीशन एटम में किस जगह होती है वो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के ज़रिए हमें पता चली. Rutherford experiment. Rutherford overturned Thomson model in 1911, which with his well-known gold foil experiment, in which he demonstrated that the atom has a tiny and heavy nucleus. Rutherford designed an experiment to use the alpha particles emitted by a radioactive element as a probes to the unseen world of the atomic structure. You may see students, ये हमारे पास एक लेड का ब्लॉक है जिसके अंदर हमने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा हुआ है जिसमें से अल्फ़ा पार्टिकल्स हमारे पास इमिट हो रहे हैं. उन अल्फ़ा पार्टिकल्स का हमने स्ट्राइक करवाया है इस गोल्ड फॉइल पे, जो कि एक बहुत थिन सा गोल्ड फॉइल का मेटल था. उसके ऊपर हमने स्ट्राइक करवाया और स्ट्राइक करवाते हुए हमने डिफरेंट फिनोमिना देखा ऑन द जिंक सल्फाइड कोटेड स्क्रीन पे. ठीक है, अब हमारे पास फिनोमिना क्या आया कि हमें कुछ रेज नज़र आई, बल्कि कुछ नहीं, यू कैन से कि मोस्टली ज़्यादा रेज जो थी हमारे पास वो आराम से इसके अंदर से पास हो गई थी. कुछ रेज थी जो कि कुछ एंगल्स के साथ हमारे पास चेंज हो गई थी और बहुत कम रेज ऐसी थी जो कि बाउंस्ड बैक हुई थी. ठीक है, हमारे पास मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉइल विद द लिटल और नो डिफ्लेक्शन, और कुछ हमारे पास थी जिसने डिफ्लेक्शन शो की और कुछ हमारे पास ऐसी थी जो कि बाउंस बैक हुई, जहाँ से आ रही थी वहीं पे वापस चली गई. ठीक है, और इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए हमें ये पता चला कि हमारा जो एटम होता है उसके अंदर बिल्कुल सेंटर के अंदर कोई एक हैवी मास होता है जिसकी वजह से रेज जब उसके पास से गुजरती हैं तो या तो बाउंस बैक हो जाती हैं या डिफ्लेक्ट हो जाती हैं. और वो रेज जो कि विदाउट बाउंस बैक आराम से ईजिली पास हो गई, तो इसका मतलब ये है कि वो एरिया है जहाँ पे न्यूक्लियस मौजूद नहीं था और यू कैन से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं था, इसलिए वहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुई और रेज ईजिली हमारे पास विदाउट डिफ्लेक्शन पास हो गई थी. ठीक है, और जहाँ हमें डिफ्लेक्शन शो हुई इट्स मीन कि उन जगहों पर अल्फ़ा पार्टिकल्स ने किसी हैवी
मैटर को या हैवी पार्टिकल को स्ट्राइक किया था, इस वजह से डिफ्लेक्शन हुई एंड बाउंस बैक हुई। ठीक है, इसको आप ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए। यहाँ पे आपको एक वीडियो मैं शो कर रही हूँ, इस वीडियो के ज़रिए आप रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। While performing experiments on radioactivity, Ernest Rutherford bombarded fast-moving alpha particles on a thin gold foil. He observed the reflection of the alpha particles with the help of a screen. Now, according to Thomson's atomic model, an atom consists of a positively charged sphere with electrons embedded in it. So, Rutherford expected that almost all the alpha particles will pass straight and only small deflections will be observed if there would be any. However, Rutherford got totally contrasting results. From his experiment, he made the following observations. First, most of the fast-moving alpha particles passed straight through the gold foil. Second, some alpha particles were deflected through the foil by small angles. And the third point, some alpha particles were deflected by large angles. In rare cases, an alpha particle got deflected by an angle of 180 degrees. Based on his observations, Rutherford derived the following conclusions from his gold foil experiment. First, since most alpha particles passed through the gold foil without any deflection, most of the space inside an atom is empty. Second, very few particles suffered a deflection from their path. Now this means that positive charge occupies very little space inside an atom. Third and final point, as a small fraction of particles got deflected completely by 180 degrees, all positive charge and mass of gold atoms are present within a very small volume inside the atom. आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आज का हमने जो एक्सपेरिमेंट और जिस तरह आपको वीडियो के ज़रिए मैंने दिखाया है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।